वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास का पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। ओके, तो गुप्त काल जो है कब से कब तक चला था? तो यह 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला था। और गुप्त काल क्या है और इसमें कौन कौन से वंश आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है और गुप्त साम्राज्य के अधीन यह क्षेत्र भी सम्मिलित था। अनेक स्रोतों से यह सिद्ध हो चुका है कि समुद्रगुप्त 320 से 380 ईस्वी की सेना महानदी तट पर स्थित दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय सुतिया नागपुर यानी कि सुतियांबे नागपुर अथवा चोटिया नागपुर से होकर गुजरी थी। ओके, तो क्या माना जाता है कि जो गुप्त काल है उसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था और गुप्त साम्राज्य के अधीन जो है यह क्षेत्र जो है सम्मिलित था। ठीक है, और समुद्रगुप्त जो है कितने ईस्वी तक? तो 320 से 380 ईस्वी तक इसकी जो सेना थी वो महानदी तट पर स्थित दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय सुतिया नागपुर और सुतियांबे नागपुर जिसको बोलते हैं और चोटिया नागपुर से होकर जो है गुजरी थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कौन कौन से वंश आते हैं देखते हैं। तो पहला जो है वो है नागवंश। तो नागवंश क्या है और इसमें क्या क्या हुआ था? तो नागवंश के 5वें राजा प्रताप राय। तो नागवंश के 5वें राजा कौन थे? प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया को बनाया। तो प्रताप राय ने क्या किया? प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया को बनाया और जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित था। कहाँ पर था? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित था। ठीक है, महुंदी पहाड़, सतगावा आदि के ध्वंसावशेष और शिलालेख गुप्तकालीन प्रभावों को दर्शाते हैं। तो किसको दर्शाते हैं? यह जो है गुप्तकालीन प्रभावों को दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों में मदन राय, प्रताप राय, कदर राय के नाम भी उल्लेखनीय हैं। तो किसके किसके नाम उल्लेखनीय हैं? मदन राय, प्रताप राय, कदर राय, इन सभी के नाम जो है समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों में जो है दिया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय के क्रम में झारखंड एवं मध्य प्रदेश के वनवासी राजाओं को भी अपना सामंत बनाया। तो किसको किसको बनाया? तो जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अपने दिग्विजय के क्रम में झारखंड एवं मध्य प्रदेश के वनवासी राजाओं को जो है अपना अपना सामंत बनाया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गौड़ वंश। तो 7वीं शताब्दी के आसपास अंगराज जयनाग के सेनापति शशांक ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी के समय पे क्या हुआ कि अंगराज जो थे, अंगराज जयनाग के जो सेनापति थे शशांक, उन्होंने क्या किया था कि मगध राजा जो थे गृहवर्मन उनको हराकर जो है मगध राज्य पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और रोहतासगढ़ तक की भूमि इसके अधिकार में आ गई। तो कहाँ की भूमि जो है इनके अधिकार में आ गई? रोहतासगढ़। ओके, संथाल परगना का अंग पहले से ही अंगराज के अधीन था। तो अंगराज के अधीन जो है पहले से ही कौन सा अंग था? संथाल परगना का अंग। ओके, पहले से ही अंगराज के अधीन था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पाल वंश। तो गुप्त वंश के कमजोर पड़ने पर झारखंड में शशांक का शासन प्रारंभ हुआ। तो शशांक का शासन जो है कब प्रारंभ हुआ? जब गुप्त वंश कमजोर पड़ा उस टाइम जो है झारखंड में शशांक का शासन प्रारंभ हुआ। शशांक के कमजोर पड़ने पर यह क्षेत्र पाल वंश के प्रभाव में चला गया और जब शशांक कमजोर पड़ गया तब जो है यह क्षेत्र पाल वंश के प्रभाव में चल गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि पहले जो है गुप्त वंश के कमजोर पड़ने पर शशांक का शासन स्टार्ट हुआ और जब शशांक कमजोर पड़ा तो पाल वंश के प्रभाव में यह क्षेत्र जो है चला गया। ओके, फिर क्या आता है कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल राजाओं के कन्नौज को लेकर पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का प्रभाव झारखंड की राजनीति एवं संस्कृति पर भी पड़ा। ओके, हजारीबाग के इटकोरी प्रखंड में पाल वंश के प्रतापी शासक महेंद्र पाल का शिलालेख पाया गया है। तो जो महेंद्र पाल है उनका शिलालेख कहाँ पे पाया गया है? तो हजारीबाग के इटखोरी प्रखंड में जो है पाया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने झारखंड के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? तो 9वीं शताब्दी के टाइम पे जो है उत्तरार्ध में जो है गुर्जर प्रतिहारों ने जो है झारखंड के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ओके,
और महेंद्रपाल ने पूरे मगध क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया और गोपाल द्वितीय ने भी बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। तो किसने किया? पहले तो जो है महेंद्रपाल ने पूरे मगध क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया और उसके बाद किसने किया? तो गोपाल द्वितीय ने जो है बंगाल और बिहार दोनों पर जो है अधिकार कर लिया था। किसने? बंगाल और बिहार पर किसने अधिकार कर लिया था? तो गोपाल द्वितीय ने किया था। ओके। महेंद्रपाल के समकालीन मोहन राय जो कि 811 से 869 ईस्वी तथा गजघट राय 869 से 905 ईस्वी तक नागवंशी राजा थे। ओके। फिर आता है हमारा राजपूत काल के बारे में। तो पढ़ते हैं हम राजपूत काल के बारे में। तो झारखंड में जो है राजपूत काल 64 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है और 606 से 647 ईस्वी तक यह क्षेत्र हर्षवर्धन के अधीन था। किसके अधीन था? 606 से 647 ईस्वी तक जो है यह क्षेत्र हर्षवर्धन के अधीन था। ओके। और राजपूत काल कब स्टार्ट हुआ था? 64 ईस्वी के प्रारंभ में। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राज्य में प्राचीन राजवंश। तो कौन कौन सा राजवंश आया था वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो आया था वो है छोटा नागपुर का नागवंश। ठीक है। इस नागवंश का पूरे छोटा नागपुर में महत्वपूर्ण स्थान था और खुखरा वंश, कौन सा वंश? खुखरा वंश इसकी पहली राजधानी थी। ठीक है। तो इस नागवंश का पूरे छोटा नागपुर में महत्वपूर्ण स्थान था और खुखरा वंश जो है इसकी पहली राजधानी थी। ठीक है। इस वंश की स्थापना 10वीं सदी में हुई थी तथा फनी मुकुट राय इस वंश का प्रथम शासक था। तो जो छोटा नागपुर का नाग वंश है उसका प्रथम शासक कौन था? तो फनी मुकुट राय था। और कौन सी शताब्दी में इस वंश की स्थापना हुई थी? 10वीं शताब्दी में। ठीक है। फनी मुकुट राय ने सुतियांबो को अपनी राजधानी बनाया तथा वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? सूर्य मंदिर का जो है निर्माण करवाया। इसने अपने शासनकाल में गैर आदिवासियों को निमंत्रित कर अपने राज्य में बसाया और इस राज्य में राजा प्रताप राय ने सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बना लिया। किसको बनाया था? सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया था। और फनी मुकुट के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय महत्वपूर्ण नागवंशी शासक हुए और इस वंश के राजा भीमकर ने खुखरा को छोटा नागपुर की राजधानी बनाया था। ठीक है। फिर आता है हमारा मुंडा राज। तो छोटा नागपुर में ऐतिहासिक राजवंशों के अतिरिक्त जनजातीय राज्यों की भी स्थापना हुई। इनमें मुंडाओं की प्रधानता थी। रीता मुंडा प्रथम मुंडा नेता था। कौन था? रीता मुंडा, जिसने इस क्षेत्र में जनजातीय राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की तथा इसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। मुंडाओं का शासक किसको चुना गया? सुतिया पाहन को। ठीक है। और सुतिया पाहन ने जो है नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। क्या रखा? जो राज्य स्थापित किया गया उसका नाम क्या रखा गया सुतिया पाहन के द्वारा? तो उन्होंने रखा इसका नाम सुतिया नागखंड। ठीक है। सुतिया पाहन ने अपने राज्य को 7 गढ़ में विभक्त किया। हजारीबाग, लोहागढ़ जिसको लोहरदगा बोला जाता है, पालनगढ़ जिसको पलामू बोला जाता है, मानगढ़ जिसको मानभूम बोला जाता है, सिंहगढ़ यानी कि सिंहभूम और केसलगढ़ तथा सुरगुजगढ़ यानी कि सुरगुज्जा। ओके। तो ये 8 गढ़ थे जिसको सुतिया पाहन ने अपने राज्य में जो है विभक्त किया था। ठीक है। उसने उक्त 7 गढ़ों को 21 परगनों में विभक्त किया और सुतिया नागखंड राज्य पूरे छोटा नागपुर में विस्तृत था, किंतु यह स्थायी नहीं रह सका। यह जो है बहुत टाइम तक स्थायी नहीं रह सका, यह भी हट गया था। ओके। फिर आता है सिंहभूम का सिंह वंश। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था। सिंहभूम को पौरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। तो सिंहभूम को पौरहाट के सिंह राजाओं की क्या कहा गया है? भूमि कहा गया है। और सिंह वंश के अनुसार इसका नाम उनके नाम सिंह पर आधारित है। कौन से नाम पर? सिंह नाम पर आधारित है। किंतु हो जनजातियों के अनुसार उनके देवता सिंहबोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम पड़ा। ठीक है। तो उनके जो देवता थे सिंहबोंगा, उनके नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? सिंहभूम पड़ा। और वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंह वंश की भी 2 शाखाएं स्थापित हुई। पहली 8वीं सदी के प्रारंभ में तथा दूसरी 13वीं सदी के प्रारंभ में। ओके।
पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे तथा उनके बाद इस शाखा के अन्य 13 राजा हुए। दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में हुई और दर्प नारायण सिंह ने की। ठीक है। इसके बाद युधिष्ठिर काशीराम सिंह शासक हुए और काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट के नाम से नई राजधानी बनाई। किसने बनाई थी? काशीराम सिंह ने जो है बनाई क्षेत्र में पोरहाट के नाम से जो है नई राजधानी बनाई थी। ओके। फिर आता है हमारा पलामू का रक्सेल वंश। तो वंश प्रभा लेखन नामक ग्रंथ से रक्सेल वंश के ऊपर प्रकाश पड़ता है और रक्सेल वंश पलामू के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। तो रक्सेल वंश कहाँ पर अवस्थित था? तो पलामू के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इस वंश के लोग अपने को हेहय वंश के राजपूत मानते थे। ठीक है। रक्सेल वंश को चेरों ने अपदस्थ किया था। किसने अपदस्थ किया था? चेरों ने। कौन से वंश को? रक्सेल वंश को। ठीक है। इस काल के दाहला के कुलचोरियों ने पलामू के कुछ सीमावर्ती भागों को अपने कब्जे पर कर लिया था। फिर भी अन्य भागों पर जो है रक्सेलों की ही प्रधानता थी। ठीक है। रक्सेलों ने कुंडेलवा व देवगन में किले का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? कुंडेलवा व देवगन में जो है किले का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी बनाई। 16वीं सदी के आरंभ में चेरों के आगमन तक पलामू में रक्सेलों का शासन बना रहा। ठीक है। फिर आता है मानभूम का मान वंश। तो हजारीबाग एवं मानभूम इस वंश का शासन था और इस जो वंश था इसका उल्लेख जो है 8वीं सदी के हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख तथा 14वीं सदी के धनबाद के पास कवि गंगाधर द्वारा रचित गोविंदपुर शिलालेख में किया गया। इसको याद रखिएगा कहाँ पे किया गया। तो जो मान वंश था उसका उल्लेख 8वीं सदी के हजारीबाग में जो है प्राप्त दूध पानी शिलालेख तथा 14वीं सदी के धनबाद के पास कवि गंगाधर द्वारा रचित गोविंदपुर शिलालेख में किया गया है। ओके। पूर्व मध्यकाल के उक्त राज्यों के अतिरिक्त रामगढ़, कुंडा, खड़गडी, केदीछे जैसे कुछ राज्यों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से राज्यों का वर्णन मिलता है? रामगढ़, कुंडा, खड़गडी, केदीछे जैसे कुछ राज्यों का वर्णन मिलता है और ये सभी राज्य आज के हजारीबाग जिले में अवस्थित थे। ठीक है। ये जो सभी राज्य थे वो आज के हजारीबाग जिले में जो है अवस्थित थे। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।